So hello, welcome back, students, again to AIR Cartel. Today we are going to discuss a chapter respiration of class 10th. ठीक है, क्लास 10 साइंस में आपका जो लाइफ सेक्शन बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें एक चैप्टर है रेस्पिरेशन. ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, एनिमल्स. ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को आज समझेंगे. इतना कॉन्सेप्चुअली आपने शायद इस चैप्टर को कभी नहीं समझा होगा. व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है. व्हाट इज डाइजेशन और रेस्पिरेशन, इसमें भी क्या कोई लॉजिक है, कोई एंगल है, आज इसको भी समझेंगे. ठीक है, तो क्लास 10th लेवल पे ये वीडियो जो है वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है. इतना कॉन्सेप्चुअली आपने चीजों को आज तक नहीं समझा होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, डाइजेशन रेस्पिरेशन का क्या एंगल है. ठीक है, फिर एग्जैक्टली रेस्पिरेशन क्या है विथ एग्जांपल्स. ठीक है, हमारा लंग का कैपेसिटी कितना होता है, कितना एयर हम इनहेल कर सकते हैं, कौन सा लंग हमारे बॉडी में बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये सब क्लियर करूंगा. कितने कैपेसिटीज है. ठीक है, और रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये सब चीज़ें एरोबिक, एनारोबिक और डिफरेंट एनिमल्स के कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, क्या प्लांट ब्रीदिंग करता है, सभी क्वेश्चंस आज इसके अंदर में कवर अप होंगे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा. इसके बाद अब 10th क्लास के बैक टू बैक वीडियोस आएंगे और इस चैनल पे आपको साइंस सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाएगा. ठीक है, वीडियोस तो बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं पे कोई कॉमर्स का टीचर जो है वो साइंस पढ़ा रहा है, कहीं पे कोई बीटेक करके आया है वो बायोलॉजी पढ़ा रहा है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की वाट लगी पड़ी है हर चैनल में. ठीक है, क्लास 10th लेवल की अगर हम बात करें तो. ठीक है, और यहाँ पे हम आपको क्लास 10th के साथ साथ क्लास 11th और 12th में जो चैप्टर्स कॉमन मिलेंगे आपको, उसका फाउंडेशन लेवल भी जो है हम आपको क्लियर करवाएंगे. बैक टू बैक इस चैनल पे वीडियोस आएंगे, आप देखते रहिए. ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रेस्पिरेशन चैप्टर. सो लेट्स गो. देखिए, आते हैं सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन सर. ठीक है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता रेस्पिरेशन का मतलब. बहुत लोग क्या समझते हैं, क्या रेस्पिरेशन है, क्या रेस्पिरेशन है. ऑक्सीजन इनहेल करना और एक्सहेल करना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एयर. ठीक है, O2 इनरिच्ड एयर को हम इनहेल करते हैं, इंस्पिरेशन, और CO2 रिच एयर को हम लोग एक्सहेल करते हैं, एक्सपिरेशन. क्या ये ब्रीदिंग, क्या ये रेस्पिरेशन है? नहीं, ये क्या है, ये ब्रीदिंग है. ब्रीदिंग क्या होता है सर, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग इज अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. अरे ऑक्सीजन तुम्हारे लंग्स तक गया है, बट ऑक्सीजन ने अभी कुछ काम नहीं किया. ऑक्सीजन हमारे बॉडी में करता क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है. ऑक्सीजन हमारे बॉडी में करता क्या है? जो तुम ऑक्सीजन लेते हो, ये जो ब्रीदिंग कर रहे हो, ये ऑक्सीजन करेगा क्या? ये अल्टीमेटली क्या करता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर जाता है. पहले ऑक्सीजन लंग्स में गया, फिर वहां से ब्लड में जाएगा, फिर वहां से वो सेल्स में जाएगा, और ऑक्सीजन सेल में टिश्यू के अंदर एंटर करेगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे तुम स्कूल से घर जा रहे हो तो तुम्हारा घर से मान लो तुम स्कूल की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारा काम क्या है? स्कूल में जाके पढ़ना 6 घंटे. ठीक है, लेकिन उसके लिए तो तुम पहले घर से निकलोगे, नीचे उतरे, 3rd फ्लोर से नीचे आए, फिर एक वैन या कार बुक किए, उस कार में चढ़े, और फिर तुम स्कूल पहुंचे, स्कूल में इंटर किए, स्कूल में जाके पढ़ोगे. वैसे ही ऑक्सीजन पहले लंग्स में आता है, फिर ब्लड में आता है, फिर टिश्यू में जाता है. क्योंकि हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ब्रेन, सबको ऑक्सीजन पहुंचाना है. तो एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन को पुल कर रहा है. ऑक्सीजन को पुल करके कहां रख रहा है? लंग्स के अंदर.
ठीक है, ऑक्सीजन को पुल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में और CO2 को एक्सहेल करने के लिए हमको क्या चाहिए, लंग्स चाहिए। तो लंग्स ये काम कर रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली क्या करता है सर, वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर एंटर करता है और वो ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये मान लीजिए आपके बॉडी के टिश्यूज है, सेल्स है, ठीक है, तो ये टिश्यूज या सेल्स में ये ऑक्सीजन एंटर करता है और आप जानते हैं ना आपका बॉडी क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक करने में, ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है और सर यहां पे ये क्या प्रोडक्शन करेगा, CO2, H2O और एनर्जी। एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 38 ATP बनता है, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, 1 ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी कितना सर, तो ATP के फॉर्म में बोलूं तो 38 ATP, कुछ बुक्स में 36 भी लिखा होगा, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आपको समझाऊंगा। 38 ATP आप मेनली मान के चलिए, 38 ATP फॉर्म होता है 1 ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ठीक है, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 38 ATP बनता है। ये 38 ATP जो है ये किस प्रोसेस से बन रहा है, ये सर ऑक्सीजन सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर एंटर करेगा, लंग्स ब्लड होते हुए सेल टिश्यू के अंदर एंटर करेगा और ये ऑक्सीजन फाइनली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कराता है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लेंगे, एक ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए यहाँ पे 6 CO2, 6 H2O और यहाँ पे जो है एनर्जी जनरेट होगा। ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड, जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, फैटी एसिड, सिर्फ ग्लूकोज ही हर टाइम ब्रेक होता है जरूरी नहीं है सर। ये है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है सर, ब्रीदिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे, कार तक बैठोगे, ये क्या है, तुम्हारा स्कूल जाके पढ़ने में एक छोटा सा पार्ट है। वैसे ही ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग क्या है सर, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, ठीक है। तुम ऑक्सीजन लोगे लंग्स के अंदर में, CO2 एक्सहेल करोगे एटमॉस्फेयर में, ये फर्स्ट स्टेप है। फिर वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में ट्रांसफ्यूज करेगा, ये सेकंड स्टेप हो गया। ब्लड उसको लेकर जाएगा, थर्ड स्टेप हो गया। ब्लड उसको टिश्यू के अंदर डिलीवर करेगा, ये फोर्थ स्टेप हो गया। और फिफ्थ स्टेप जो कि मेन स्टेप है रेस्पिरेशन का, जब ग्लूकोज CO2 से रिएक्ट करके एनर्जी जनरेट करता है, ये प्रोसेस सब में होगा, ब्रीदिंग सब में हो जरूरी नहीं है। तो चलिए अब आपको मैं एकदम शुरू से समझाता हूं, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा रोकते हैं, चीजों को एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सब समझाता हूं, ठीक है। सब कुछ मैं आपको A to Z चीजें एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। आप एक एक करके देखते चलिए, एक एक करके आप देखते चलिए, ठीक है। चलिए आ जाता हूं मैं। सबसे पहले मैं ये समझाता हूं आपको, आप एकदम स्टार्ट करिए, डाइजेशन क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। फिर रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग में आऊंगा। यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तभी आपको समझ में आएगा बात। डाइजेशन क्या होता है, बोलोगे सर डाइजेशन का क्या लेना देना यहाँ पे है, लेना देना है, बताता हूं। देखो ये आदमी जो है खाना खाता है, आप जानते हो ये आदमी जो है कुछ खाना खा रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो ये एक पिज्जा है, ठीक है, लग तो नहीं रहा लेकिन मान लो आप, ठीक है। मानने में क्या जाता है, मैथ्स का टीचर आपको रोज बोलता है कि मान लो एक्स के पास 20 रुपए है, ठीक है, एक्स की उम्र 20 साल है, तो आप मान लेते हो, तो मेरी बात भी आप मान लो, चलो ठीक है। तो मान लो कि ये आदमी एक चीज खा रहा है, तो इसके अंदर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है सर, प्रोटीन है, और क्या है, लिपिड है या फैट है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। लेकिन ये सब किस फॉर्म में है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मान लो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होगा, स्टार्च, हाँ स्टार्च के फॉर्म में होगा, ठीक है।
प्रोटीन जो है वो मेजर प्रोटीन जो प्रोटीन के फॉर्म में होगा, है ना, लिपिड जो है वो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में है, सब कुछ पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में है। जब ये खाना खा लेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो ये जो ब्रेक होगा, यहाँ स्टमक में ब्रेक होता है, फिर फाइनल ब्रेक जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इसका, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल ब्रेक डाउन होने के बाद, ठीक है, यहीं पे ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। फाइनल ब्रेक डाउन जो है फूड पार्टिकल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फाइनल ब्रेकडाउन होता है तो ये किस चीज में चेंज हो जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट जो है सर, स्टार्च जो है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, है ना। ये क्या है? ये है मोनोमर। डाइजेशन का मतलब होता है पॉलीमर का मोनोमर में चेंज होना। ये क्या है? पॉलीमेरिक फॉर्म है। स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, ये सब पॉलीमर्स है, ठीक है। ये एकदम सिंगल यूनिट में ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल सिंगल यूनिट्स में, यहाँ पे पूरा चेन था, ग्लूकोज का चेन था बहुत बड़ा सा, इसको हम क्या बोले थे? स्टार्च, ठीक है। अब ये क्या हो गया? सिंगल यूनिट्स में सर ब्रेक हो गया। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, प्रोटीन ब्रेक करेगा तो किस में ब्रेक करता है? आपको पता होगा, प्रोटीन का मोनोमर जो है वो है अमीनो एसिड, ठीक है। आपका लिपिड का जो ब्रेक मोनोमरिक फॉर्म है वो है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। तो ये डाइजेशन को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो डाइजेशन क्या है? पॉलीमर टू मोनोमर, यही है ना। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पॉलीमर मोनोमर में चेंज होगा, पॉलीमरिक फॉर्म जो है मोनोमरिक फॉर्म में चेंज होगा, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड में चेंज होगा, प्रोटीन्स जो है वो डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक होते होते, ठीक है, अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फैट जो है वो भी डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड होते होते वो एकदम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएगा। तो पॉलीमर टू मोनोमर कन्वर्जन इज डाइजेशन। लेकिन क्या बताना चाह रहा हूं मैं, क्या डाइजेशन में एनर्जी मिलता है क्या? नो सर, एनर्जी कम मिलता है, ये बात समझाना चाह रहा हूं। डाइजेशन में एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ में बहुत सारी लकड़ियां हैं। एक लकड़हारा जो है, जो लकड़ी काटता है, वो उसने क्या किया? उस प्लांट के लकड़ियों को काट लिया। काटने के बाद उसने क्या किया? उसको और चॉप करना स्टार्ट किया, और चॉपिंग करते 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 जितना छोटा टुकड़ा पॉसिबल है उतना छोटे टुकड़े में उसको काट लिया, ठीक है। क्या बोला मैंने? बड़े से प्लांट को छोटे 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 बहुत सारे टुकड़ों में काट लिया। और कितने छोटे टुकड़ों में काटा सर? जितना छोटा पॉसिबल है उतने छोटे टुकड़ों में उस प्लांट को उस लकड़हारे ने काट लिया। क्या उसको इससे ईंधन मिला? फ्यूल मिला क्या इससे? हाँ, इससे एनर्जी मिलती है क्या? नहीं। एनर्जी कब मिलेगा? फ्यूल कब मिलेगा? जब वो लकड़हारा उस लकड़ी को जलाएगा, जला के खाना बनाने के लिए यूज कर रहा है, मान लो उस लकड़ी को जला रहा है, जब तब उस चीज से एनर्जी मिलता है, ठीक है। ये मैं क्या समझा रहा हूं आपको? जब वो उस प्लांट को छोटे 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 टुकड़ों में काट रहा है, उस छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। ये है सर डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? मान लीजिए आपने एक पिज्जा खाया, ठीक है, तो उसके अंदर स्टार्च था सर, कार्बोहाइड्रेट मतलब, लेकिन पॉलीमर फॉर्म में था, प्रोटीन, अमीनो एसिड था, लिपिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल था। और ये जो है सर छोटे छोटे मैक्सिमम मोनोमेरिक यूनिट्स में चेंज हो गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसमें चेंज हो गया। ये प्रोसेस क्या है? यह है डाइजेशन। तो छोटे छोटे टुकड़ों समझ लीजिए ये है, बड़ा टुकड़ा जो है वो ये था, ठीक। ये हमारा बॉडी करता है, डिफरेंट चीजों को मोनोमेरिक फॉर्म में चेंज कर देता है। अब क्या करता है सर? ये जो मोनोमेरिक फॉर्म है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इसे दो चीज करेगा। ये ब्लड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फाइनल ब्रेकडाउन होता है, वहां से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये दो चीज करेगा, आइदर इसको एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा, मतलब सेल्स के अंदर वही जो मैंने प्रोसेस बताया। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एनर्जी जनरेट करता है, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। हो सकता है सर वो सेल के अंदर जाएगा, विदाउट ऑक्सीजन भी ब्रेकडाउन करता है किसी में,
उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है या कोई भी अदर रेस्पिरेटरी मटेरियल का ब्रेकडाउन हो रहा है, देन इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज के एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, देन इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, देन इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया क्या? समझ में आया आपको? ठीक है, तब वो क्या है आपका तब आपका वो हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए डिस्कशन करता हूं मैं। अब सर डाइजेशन को तो आपने समझा दिया, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। ठीक है, अब डाइजेशन होने के बाद ये जो मोनोमेरिक फॉर्म है, मैंने क्या बताया आपको, एनर्जी भी दे सकता है, रेस्पिरेशन में भी जा सकता है, और हो सकता है तुम्हारा बॉडी पार्ट्स में कोई चीज़ बनाने में हेल्प कर रहा हो, प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो है आगे जाके डिफरेंट प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में बनाएंगे, तुम्हारे मसल्स बनाने में हेल्प करेंगे, बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में, सेल्स के स्ट्रक्चर्स बनाने में, टिश्यूज़ बनाने में, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में भी हेल्प कर सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एनर्जी ही दे वो। ठीक है, तो उतना डिटेलिंग में अभी मैं नहीं आऊँगा, आते हैं टॉपिक पे। अब समझाइए सर रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन तो मैंने आपको समझाया, ब्रीदिंग क्या है? ये ऑक्सीजन लेना एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होता है हमारे लंग्स के कंपेयर में, हमारे बॉडी के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 21% के आसपास, और इधर कितना है? 14-15% के आसपास। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में कम होता है, हमारे बॉडी में ज्यादा CO2 प्रोडक्शन होता है, इसीलिए CO2 जो है सर लंग्स से बाहर जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो सर लंग्स के अंदर आएगा। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? डायरेक्शन समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आएगा। ये क्या है सर? CO2 बाहर गया, CO2 बाहर चला गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स के अंदर आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर आ गया। ऑक्सीजन कहाँ स्टोर रहता है? लंग्स के अंदर, एल्वेलाई में। अभी ट्रैक देखेंगे। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, यह है ब्रीदिंग। क्या ये कंपलसरी है? सभी ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करेगा? नहीं। हमारा बॉडी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट, हमारा रेस्पिरेशन जो है वो ठीक है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ब्रीदिंग हमारे में हो रहा है। सब में ब्रीदिंग ऑर्गन होता है क्या? एनिमल किंगडम अगर आपने पढ़ा है तो स्टार्टिंग के जो फाइलम्स है वहां रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। ऑर्थोपोडा से पहला बार रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आया, उसके पहले तो नहीं था। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज कर लेते हैं, CO2 एक्सेल कर देते हैं। क्या मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है? जैसे जिसका स्कूल जो है, जिसका स्कूल और घर पास में हो, उसको कैब बुक करने का जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना। वो क्या करेगा? स्कूल से, घर से निकलेगा, स्कूल में डूब जाएगा, डायरेक्ट एंटर कर जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को स्टोर करना और ऑक्सीजन को पुल करने का जरूरत जो है, ब्रीदिंग करने का जरूरत किसको है? ठीक है, उन लोगों को है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली, जैसे बैक्टीरिया के बॉडी में, बैक्टीरिया के बॉडी में भी सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन के हेल्प से भी हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन बैक्टीरिया सर ऑक्सीजन को, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया क्या ब्रीदिंग करता है क्या? बैक्टीरिया ब्रीदिंग करता है क्या? बैक्टीरिया तुम्हारे जैसा करता है? नहीं करता है। क्यों सर? बैक्टीरिया के बॉडी में ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूज कर जाएगा, सिंगल सेल तो इजीली डिफ्यूज कर जाएगा, और CO2 जो एक्सेस में CO2 प्रोडक्शन हो रहा है, वो CO2 जो है सर बॉडी से बाहर एक्सेल हो जाएगा। ये मैंने मान लो बैक्टीरिया बना दिया।
तो बैक्टीरिया में सर ब्रीदिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन सभी करता है, बिल्कुल। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी जनरेट करना, बिल्कुल करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन से एनर्जी नहीं मिलता है, पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया, एनर्जी मिलता है रेस्पिरेशन से, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ब्रीदिंग जो है उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विथ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आ जाते हैं एकदम टॉपिक 1 से, यहां से व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड मतलब फूड के अंदर फूड ब्रेकडाउन होने के बाद जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, फूड टेकन थ्रू द न्यूट्रिशन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। अलग अलग टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो फूड के ब्रेकडाउन होने से जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनेगा, ठीक है, और वो जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज एनर्जी विथ और विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू रिलीज एनर्जी विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये जरूरी क्यों होता है सर, ये जरूरी क्यों होता है, ठीक है, ये जरूरी क्यों होता है, हम क्यों रेस्पिरेशन करते हैं। तो देखो हमारे बॉडी में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑल लाइफ प्रोसेसेस, लाइक तुम्हारे मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तुम्हारे मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, तुम्हारे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। मैं इस बोर्ड को छू के आंख बंद करके भी फील कर सकता हूँ कि ये गर्म है, ठंडा है, ठीक है, ये रफ है, स्मूथ है, ठीक है, ये कौन सा चीज़ हो सकता है, कौन सा मेटल हो सकता है, ये सब चीज़ें हम कैसे फील कर लेते हैं, क्योंकि वो जो स्टिमुली है वो नर्व इंपल्स में चेंज होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये क्या है, नर्वस सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब भी एनर्जी, इस सबको एनर्जी चाहिए। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मैं यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से मूव करके यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूँ, मैं अपने माउथ को, जॉ को मूव करा रहा हूँ, कैसे, मसल्स मूवमेंट। डाइजेशन ऑल्सो नीड्स एनर्जी, डाइजेशन को एनर्जी चाहिए, डाइजेशन एनर्जी देगा तो नहीं, एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलता है, समझ रहे हो, डाइजेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें एनर्जी रिक्वायरमेंट इनको चाहिए होता है। इवन आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन जब आप सोए रहते हैं तो भी आपको एनर्जी चाहिए होता है। अकेले आपका ब्रेन जो है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन जो है अकेले उसको 20 से 30% एनर्जी चाहिए होता है, ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है। तो जब आप सोए हुए हैं उस टाइप पे भी आपका ब्रेन जो है उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता रहता है जब आप सोए रहते हैं उस टाइम पे भी। 1 मिनट, सॉरी, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता हूं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है इसको डिफरेंस को, तो मैं बताऊंगा, तो एक और चीज से बता देता हूं। देखो ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है, ह्यूमन रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कौन कौन सा 5 स्टेप, फिर मैं आपको समझाता हूं ब्रीदिंग क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग। ह्यूमन रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है सर, वही इंस्पिरेशन माने ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना। CO2
ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका, थोड़ा सा लैग कर रहा है, 1 मिनट रुक जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा, आपने ऑक्सीजन ले लिया, आपने CO2 इनरिच एयर को एक्सहेल कर दिया, फिर क्या होगा सर, जो O2 इनरिच एयर है, ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे जाएगा, हमारे लंग्स से होकर ये जाएगा सर हमारे ब्लड में। ब्लड क्यों सर, ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड में आरबीसी सेल्स होते हैं। आरबीसी सेल्स को अगर आप पढ़ोगे तो आरबीसी सेल्स में आपने पढ़ा होगा कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। मैं आपको ये बात बता दूं कि आरबीसी सेल्स में सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, आरबीसी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, अदर सेल ऑर्गेनलीज भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता आरबीसी सेल्स के अंदर। आरबीसी सेल के अंदर होता क्या है, आरबीसी सेल के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये हीमोग्लोबिन हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को पकड़ के उसको टिश्यू तक लेकर जाता है, डिलीवर करके आता है कि ऑक्सीजन लो तुम और मुझको कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बैक लाने का भी काम करता है। तो 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन। जैसे एक कार 4 पैसेंजर को बैठाता है और उसको क्या करता है, स्कूल तक, बस तक, माने स्टेशन तक, कहीं पे भी ड्रॉप करके आता है। वैसे ही सर, वैसे ही हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है, ब्लड जो है वो 4 ऑक्सीजन, 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन, तो वो उसको 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है, उसको सेल तक, टिश्यू तक डिलीवर करके आता है। आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेकर जाना टिश्यू तक और CO2 को वापस लाना लंग्स तक, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है ब्लड का फंक्शन। ब्लड है क्या, ब्लड इज अ पोस्टमैन, ब्लड इज अ डाकिया। डाकिया जो होता है, पोस्टमैन जानते हो ना, या वो भी नहीं, चलो तुम लोग तो वो सब देखे नहीं होगे, तो तुम समझ लो जोमेटो बॉय समझ लो, डिलीवरी मैन जो होता है, जोमेटो और स्विगी का जो बंदा आता है खाना डिलीवर करके जाता है आपके घर में, वैसा समझ लो। ब्लड का काम क्या है, ब्लड टिश्यू को सब चीज डिलीवर करता है। ऑक्सीजन ब्लड लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जो अभी मैंने पढ़ा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब भी सेल को कौन देता है, ब्लड लेकर जाता है। हार्मोन कहाँ रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन कहाँ रिलीज करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में। हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो न्यूट्रिएंट है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, फिर आपका हार्मोन्स, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, ड्रग, मेडिसिन, ये सब चीजें सब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होती हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है, ये न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो वेस्ट मटेरियल भी ब्लड ही लेकर आता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, ये सब को वो किडनी से थ्रू फिल्टर करता है, CO2 को वो लंग्स से बाहर निकाल देता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा वो ब्लड ही कैरी करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ब्लड का फंक्शन। तो ब्रीदिंग हम समझ गए, O2 लेना, CO2 देना। बट सर ये O2 कहाँ जाएगा, इसके बाद ये O2 जाएगा लंग्स के एल्वेलाई से, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सर ब्लड के अंदर, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप हो गया एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स का कौन सा पार्ट, एल्वियोलाई। थर्ड स्टेप क्या है सर, लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज हो गया। थर्ड स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उस ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, ब्लड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड, ठीक है, या बाय ब्लड, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ब्लड जो है गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा। फोर्थ स्टेप क्या होता है सर, फोर्थ स्टेप इज, ठीक है, एक्सचेंज बिटवीन, फिर से एक्सचेंज होगा। ब्लड टिश्यू तक लेके चला गया है, लेकिन अब फिर से इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, वहां पे फिर एक डिफ्यूजन होगा। ये भी डिफ्यूजन हो रहा है, यहां पे भी एक डिफ्यूजन हो रहा है। ये डिफ्यूजन किसके बीच में है, ये डिफ्यूजन है आपका
ठीक है, लंग्स और ब्लड के बीच में। और एक और डिफ्यूजन हो रहा है आपका, एक और डिफ्यूजन हो रहा है आपका एक, ठीक है। ये एक्सचेंज या डिफ्यूजन किसके बीच में हो रहा है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, यहां पे हम क्या लिखेंगे? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। सर अब टिश्यू में फाइनली ऑक्सीजन डिलीवर हो गया है, अब बताइए अब क्या होने वाला है? अब ऑक्सीजन काम आएगा। ऑक्सीजन अभी तक काम आया ही नहीं है, अभी तक तो टिश्यू तक पहुंचा है। 4 स्टेप हो गए हैं, जिसमें पहला स्टेप था ब्रीदिंग, जिसको आप रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। ये तो रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन करेगा क्या? अब प्रॉपर्ली अब समझ लो, ये ऑक्सीजन सर टिश्यू में अंदर जाएगा और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा। इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को सिंपली बोलूं तो, सिंपली डिफाइन करूं तो, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो आप पढ़ते हो ऑक्सीजन, ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है जो ब्रेक करता है तो एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करेगा ये, ठीक है, ये एनर्जी जनरेट करेगा। ये है मेन रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मेन स्टेप। कि आपका ऑक्सीजन सर करता क्या है? ऑक्सीजन करता क्या है आखिरकार? ब्रीदिंग में चीज थोड़ी हुआ, लंग्स के अंदर गया, लेकिन क्यों गया? तो उस ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेट करना था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बूम, ठीक है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी जनरेट होता है। और ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। ये जो पढ़ते हो ना, आपने सुना होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये क्या है? ये सेल्युलर रेस्पिरेशन का स्टेप है, इसको ही डिटेल में पढ़ना रहता है। इसके स्टेप हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये समझ गया? समझ में आया? ये है मेन रेस्पिरेशन जो कि स्टेप वाइज होता है। ये तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसके। तो ब्रीदिंग इसका एक छोटा सा स्टेप है। चलो डिफरेंस देख लेता हूं मैं। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, या एनारोबिक होगा तो बिना ऑक्सीजन के भी, जो भी हो, तो ग्लूकोज जो है स्टेप वाइज ब्रेक करता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये सब इसके स्टेप्स हैं। और ये क्या है सर? ब्रीदिंग का एक फिजिकल प्रोसेस, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, यही होता है, ठीक है। ब्रीदिंग कहाँ होता है? ऑर्गन्स लाइक लंग्स, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ में गिल्स में होता है, कुछ में लंग्स के थ्रू होता है, कुछ में बॉडी सरफेस ही ब्रीदिंग कर लेता है, स्किन कर लेता है, ठीक है। ये सभी पढ़ेंगे जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में। रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये O2 का इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, ये ग्लूकोज या फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन है टू रिलीज एनर्जी। ये कहाँ होता है? लंग्स के अंदर, और ये सेल्स के अंदर होता है सर। टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर होता है ये, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं होगा सर, इसमें कहाँ है का एनर्जी रिलीज, ठीक है। ये तो O2 लिए हैं बस, O2 बैग में भरे हैं, ठीक है, O2 लंग्स के अंदर भरे हैं हम लोगों ने, ठीक है। जैसे तुमको बोला जाए कि तुमने बिल्डिंग से तुमने नीचे आया, तुमने कैब के पास गए, तुम कैब में बैठे, इससे एनर्जी मिला? इससे पढ़ाई हुआ क्या? पढ़ाई तो सर स्कूल में जाके होगा। तो ऐसे वो स्कूल में जाके पढ़ना इज सेल्युलर रेस्पिरेशन, लेकिन उसका एक छोटा सा स्टेप बिल्डिंग से उतरना, ठीक है, वो है ब्रीदिंग। कैब में चढ़ना, तो वैसे ही ब्रीदिंग होगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड उसको कैरी करेगा, ये सब छोटे छोटे जो स्टेप है। वैसे ही अब बिल्डिंग से उतरोगे, कैब में बुक करोगे, कैब में चढ़ोगे, कैब आपको ड्रॉप करेगा, ठीक है, और ड्रॉप करके आप स्कूल के अंदर इंटर करोगे। यहाँ तक आपने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई तो तब होगी जब स्कूल में आप बैठोगे, 6 घंटा पढ़ोगे। तो वैसे ही सेल्युलर रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलता है, और बाकी जो है ब्रीदिंग और बाकी सब वो उसके स्टेप्स हैं। तो एनर्जी इज रिलीज, यस, एनर्जी इज रिलीज ओनली इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इसका रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके आगे चलते हैं अब, ठीक।
ठीक है, इसके आगे चलते हैं, आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या डिफरेंस होता है सर? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या डिफरेंस होता है इसमें? देखिए, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के हेल्प से नहीं करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बिना ऑक्सीजन के भी क्या होता है आपका? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन, अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन डायरेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन के हेल्प से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो अगर उस ऑक्सीजन के हेल्प से होगा तो क्या होगा? उसमें ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा सर ग्लूकोज को ब्रेक करने में। अगर ऑक्सीजन हेल्प करेगा तो उस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा एनर्जी बनेगा। और अगर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होता है तो बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होगा तो सर पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, कुछ अदर बाई प्रोडक्ट्स बना देगा और एनर्जी कम बनेगा। ठीक है, एनर्जी कम बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले पॉइंट देख लीजिए, इसमें क्या बोला है? O2 रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ O2। देखिए इसमें क्या लिखा है? O2 रिक्वायर्ड, इसमें क्या लिखा है? O2 नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें O2 राइट टिक मतलब यस चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें ऑकर्स इन कहाँ होता है? तो बोल रहा है साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें इन्वॉल्व रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें ओनली साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही बात है, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ग्लूकोज, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या होगा? एक वर्ड में समझ लीजिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट। और इसमें क्या होगा सर? इनकम्प्लीट। ठीक है, एक वर्ड, O2 है नहीं है, ब्रेकडाउन ग्लूकोज का क्या होगा? कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कहां होता है? साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, इसमें ओनली साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या बनेगा? इसमें एनर्जी जैसे मैंने आपको बोला था 38 ATP बनेगा, हाई एनर्जी। इसमें जो एनर्जी बनेगा वो लो बनेगा सर, क्यों? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी क्या बनेगा? लो बनेगा। ठीक है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? देखिए, ग्लूकोज, अगर एरोबिक का बता रहा हूं, एक बैलेंस इक्वेशन बता दे रहा हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ये ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के हेल्प से इसका ब्रेकडाउन होता है 6O2, तो क्या बनता है सर? यहाँ पे CO2 बनेगा, सबको पता है, H2O बनेगा। मतलब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। तो ये ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक हो गया, कितने CO2 में? 6 CO2 में कंप्लीटली ब्रेक हो गया। ठीक है, ये O2 जो है इससे वाटर बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज 6 CO2 में ब्रेक हो जाएगा और वाटर बनेगा। बाई प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, इस पे ध्यान देना। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन? 6। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए, 38 ATP जनरेट होने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कि होता है, कितना CO2 बनेगा सर? 6। एनारोबिक में क्या 6 CO2 में ब्रेक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो उसको कंप्लीट ब्रेकडाउन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं आगे। और यहां पे क्या जनरेट हो रहा है सर? एनर्जी। यहां पे क्या जनरेट हो रहा है? एनर्जी। अब आ जाते हैं एनारोबिक पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप का हो सकता है। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है C6H12O6। इसमें ऑक्सीजन जो है, बिना ऑक्सीजन के अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है जिसमें क्या होता है कि टू मॉलिक्यूल्स आपका CO2 बनेगा,
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो क्योंकि CO2 पूरा नहीं ग्लूकोज पूरा CO2 में ब्रेक नहीं हुआ है, तो ग्लूकोज जो है इथेनॉल बना रहा है, इथेनॉल भी बना रहा है और CO2 बना रहा है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या बनेंगे, इथेनॉल के बनेंगे, मतलब इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज ब्रेक हो गया किसमें, इथाइल अल्कोहल में और CO2 में। समझ रहे हो, इथाइल अल्कोहल और CO2 में ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे। और एनर्जी क्या बनेगा सर, एनर्जी यहाँ पे भी बनेगा बट कम बनेगा, कितना, 2 ATP बनेगा। ये आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। अच्छा, एनारोबिक और एक टाइप से हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है सर लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन, और ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन। कितने लैक्टिक एसिड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आप सिर्फ ये वाला भी याद रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो, ये दोनों ही हो सकता है सर। इसमें भी क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। इसमें एनर्जी कितना बनेगा सर, एनर्जी कम बनेगा, 2 ATP बनेगा। तो एंड प्रोडक्ट क्या बना सर, एंड प्रोडक्ट 6CO2 6H2O बनता है कब, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक में CO2 या तो कम बनेगा, जैसा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हो रहा है, ओनली 2 CO2 है, तो ग्लूकोज एक बाई प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो CO2 रिलीज ही नहीं हुआ सर, तो इसीलिए क्या बना, सिर्फ लैक्टिक एसिड बना। ठीक है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में सिर्फ लैक्टिक एसिड बना। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो जो एंड प्रोडक्ट वाला कॉलम था, यहाँ पे क्या बना, पूरा CO2 बनेगा, 6CO2 6H2O बनेगा। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 और इथाइल अल्कोहल बन सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में, वही लिखा हुआ है, 2 CO2 और 2 इथाइल अल्कोहल, वही समझाया मैंने। और ठीक है, ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टाइप अगर हो रहा है तो। और दूसरा भी आप लिख सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अगर हो रहा है, वहां क्या बनेगा सर, वहां पे बनेगा, वहां पे एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड है, ओनली लैक्टिक एसिड, एनर्जी बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। यहां एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 बन रहा है, CO2 बन रहा है और इथाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, और एरोबिक में CO2 और H2O बनता है, वो तो पता ही है अपने को। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिफरेंस है। एक में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा मतलब 6CO2 और 6H2O, तो एंड प्रोडक्ट CO2H2O है और एनर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है। ठीक है, एरोबिक का एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल बता दीजिए, एग्जाम्पल क्या है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रॉपरली दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख जाएगा, प्रॉपरली दिख जाएगा। एरोबिक का एग्जाम्पल क्या है, या फिर चलो मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। एरोबिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एनारोबिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, एरोबिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एरोबिक का एग्जाम्पल सर सब है, एनिमल्स है। एनिमल क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। प्लांट क्या करता है सर, प्लांट भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। इवन फंगी जो है, मोस्ट ऑफ द फंगी वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो ये कौन करता है सर, ठीक है, और भी अगर आएंगे प्रोटोजोआर, ये सब ह्यूमंस क्या है अपना, ह्यूमन भी तो एरोबिक कर रहा है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर ही आता है बाय द वे ह्यूमन, बट स्पेसिफाइडली आपको लिखना है ह्यूमन का, तो ह्यूमन इसमें ही आएगा। अच्छा, बहुतों को लगता है कि बैक्टीरिया एनारोबिक करता है, सही बात है क्या, बैक्टीरिया दोनों कर सकता है, बैक्टीरिया इधर भी आएगा, बैक्टीरिया एरोबिक भी होता है एनारोबिक भी होता है। ठीक है, इधर भी बैक्टीरिया हो सकता है, इधर भी बैक्टीरिया हो सकता है। स्पेसिफाइड एनारोबिक का एग्जांपल आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, जैसे कि ईस्ट लिखोगे, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, जैसे आपको लिखना है तो आप लिख लो। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB मतलब, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो ह्यूमन मसल सेल्स, ह्यूमन में मसल सेल्स में जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जब हम दौड़ते हैं भागते हैं, उस टाइम पे
ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गया होता है, तो कुछ ग्लूकोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, कुछ ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, ग्लूकोज तो है आपके बॉडी में, वो तो आपका बॉडी फास्ट रिलीज कर देगा, बट ब्रीदिंग जो है वो आपका बॉडी एक नॉर्मल रेट से ही फास्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, उस रेट से नहीं हो रहा है, तो आपका बॉडी के अंदर एनर्जी डिमांड है, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का क्या होने लगेगा, एनारोबिक ब्रेकडाउन होने लगेगा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेक होने लगेंगी, और वो क्या है तो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल आपका टॉपिक। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं सर? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या है? देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस डायग्राम पे फिर से बैक चले जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, देखो 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, सबसे पहले क्या आएगा, आप ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, तो सर नोज से लेते हैं ऑक्सीजन, नोज से लेते हैं, ठीक है। हवा आप कहां से लेते हैं, ठीक है, तो दबंग मूवी का आपने डायलॉग सुना होगा, ठीक है, इतने छेद करेंगे, आगे नहीं बताऊंगा, चलो ठीक है, आ जाते हैं इस पे। तो सर हम जो है, ठीक है, हवा जो है वो नाक से लेते हैं, नॉस्ट्रिल से लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल से लेते हैं, ये नाक के अंदर जो ओपनिंग होता है नॉस्ट्रिल, वहां से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन जो है नेसल चेंबर में जाता है, नेसल चेंबर के थ्रू वो कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स आपका कॉमन पैसेज है फूड, खाना का और एयर का, उसके बाद दोनों का ट्रैक चेंज हो जाएगा, दोनों का ट्रैक चेंज हो जाएगा, जो एयर का ट्रैक है वो सामने की तरफ है ये, और जो फूड का ट्रैक है वो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है यहाँ पे ईसोफेगस, और जो खाने का ट्रैक, जो एयर का ट्रैक है वो आगे है, ठीक है, लैरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में एंटर करेगा, ठीक है। तो ये, और ईसोफेगस जो है पीछे की तरफ होता है, ईसोफेगस पीछे की तरफ से जाएगा, फिर वो स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टीन वो पीछे के साइड है। तो एयर जो है सर आपका यहां से होते हुए, इस ट्रैक से होते हुए लैरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, बाई चांस क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, पहले जब खाना खाते हैं तो जनरली क्या होता है, ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर करके रखता है, खाना जो है इस ट्रैक में जाता है, इधर वाला ट्रैक में, इस ट्रैक में जाता है। बट बाई चांस कभी कभी क्या हो गया कि सर ये जो खाना है जो हम खा रहे हैं और अगर तुम बोल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन तो है कंफ्यूज कि ये भाई ये खा रहा है, ये ससुरा खा रहा है कि ये बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका ब्रेन जो है कंफ्यूज है, ठीक है। तो इसका ब्रेन जो है क्या करेगा, इस एपिग्लॉटिस को ओपन कर देगा, ग्लॉटिस को ओपन कर देगा, एपिग्लॉटिस ऊपर उठ जाएगा, तो आपका दोनों पाइप ओपन है, तो कुछ खाना इधर जा रहा है, कुछ खाना इधर चला गया। अब जैसे ही खाना इधर एंटर किया तो लंग्स देख रहे ये क्या भाई साहब, खाना इधर क्यों आ रहा है, इस पाइप में क्यों आ रहा है, इस पाइप में आएगा तो एल्वेलाई में खाना चला जाएगा, खाना सड़ेगा। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर एयर भरा रहता है, और लंग्स का इनहेलेशन एक्सहेलेशन का एक मैकेनिज्म है, जैसे ही दिखेगा दूसरा कुछ एंटर हो रहा है तो एयर प्रेशर के थ्रू वो खाना जो हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, और उसी टाइम पे हमको खांसी होने लगता है और हम खाने को बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म एक टाइप का, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं खाते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए, ब्रेन आपका नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जिसका साइंटिफिक रीजन है, आपको चलते चलते नहीं खाना चाहिए, उस टाइम पे क्यों, क्या रूल है, वो भी आप समझोगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को समझोगे जब, नर्वस सिस्टम को, तो ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो घर में बोला जाता है हम लोग जनरली समझ लेते हैं ये सब ऐसे ही बकवास है, बकवास, बहुत सारी चीज़ें बकवास भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का साइंटिफिक लॉजिक होता है, तो वो सही है एक्चुअल में, ठीक है, वो सही बात है। तो आगे आते हैं, तो देखिए खाना आपके इस ट्रैक में एंटर करेगा, सॉरी हाँ, खाना
एयर आपके इस ट्रैक में इंटर करेगा, ट्रैकिया में, और फिर ट्रैकिया से होते हुए आगे फिर जाएगा कहाँ पे, उसमें मैं आ रहा हूँ। तो एक पहले देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले सर नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल है हमारे बॉडी में, ये दो नॉस्ट्रिल होता है, ये नॉस्ट्रिल फिर नेसल कैविटी में जाएगा, वहाँ से नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में जाएगा। फिर आप चाहो तो इसको बीच में और थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। पहले आ जाएगा नॉस्ट्रिल, फिर नेसल चेम्बर, फिर हो गया नेसल चेम्बर, फिर कहाँ जाएगा सर ये, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा सर लैरिंग्स में, ठीक है। ये जाएगा आपका लैरिंग्स में, और फिर जाएगा ये फेरिंग्स में, ठीक है। फिर ये जाएगा आपका फेरिंग्स में। ओह सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले तो ये फेरिंग्स में ही जाएगा। एक मिनट, ठीक है। पहले आपका ये फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स यहाँ से होते हुए, फेरिंजियल रीजन से होते हुए, फिर आपका ये फूड जो है ये लैरिंग्स में इंटर करेगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने को इनपुट करना था, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मेरे को ये करना था, इंसर्ट करना था कि लैरिंग्स में ये जो है ये ग्लॉटिस को कवर करके जाता है। ग्लॉटिस जो ओपनिंग है उसको पास करके जाता है, सॉरी, उसको पास करके जाता है। और ये ग्लॉटिस जो है इसका ही जो कवरिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस को पास करके जाएगा, फिर ये लैरिंग्स में जाएगा। फिर ये लैरिंग्स से कहाँ जाता है सर, लैरिंग्स से जाता है ट्रैकिया में। अच्छा, लैरिंग्स को आप साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ये आप जानते होंगे, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये आपका आवाज़ जनरेट करने में हेल्प करता है। अगर ये आपका ख़राब हो गया तो आपने वो मूवी देखा होगा गोलमाल, ठीक है, तो उसमें जो एक कैरेक्टर है आपका AEIOU, ठीक है, वो जो आपका एक कौन, तुषार कपूर आई थी, तो वो वाला कैरेक्टर जो आप हो जाएंगे, ठीक है। तो लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स की तरह काम करता है। फिर ट्रैकिया, और फिर ट्रैकिया जो है आगे जाके डिवाइड हो जाता है ऐसे। तो डिवाइड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। ये हो गया ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है फिर आगे जाके फिर डिवाइड करता है। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, ये जब फिर डिवाइड करेगा, आगे जाके फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकाई जब आगे जाके फिर डिवाइड करता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और फिर यह फर्दर फिर डिवाइड करता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स आएगा और एल्वियोलाई आएगा, अल्टीमेटली आपका एल्वियोलाई आएगा। अल्टीमेटली आपका ये जो है एल्वियोलाई में डिवाइडेड हो जाता है। एल्वियोलाई क्या है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करता है। लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे आप बैलून जैसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, ठीक है, लंग्स के अंदर होता है जो गैसियस एक्सचेंज करने में, किसके साथ गैसियस एक्सचेंज करेगा, ब्लड के साथ। ऑक्सीजन किधर भेजेगा, ब्लड में। CO2 कहाँ से लेगा, ब्लड से ही लेगा। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज एल्वेलाई करता है, कितने एल्वेलाई होते हैं सर लंग्स के अंदर, 300 मिलियन एल्वेलाई होते हैं, 300 मिलियन, 300 मिलियन एल्वेलाई होता है, जिसमें से 200 और 100, 200 कहाँ है और 100 मिलियन कहाँ है, ये मैं आपको आगे समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप लंग्स देखेंगे हमारा, तो हमारा लंग्स देखेंगे, ठीक है, तो लंग्स में 200 मिलियन एल्वेलाई कहां पे होंगे, लार्जर लंग्स कौन सा होता है आपका, लंग जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये आपका है राइट लंग, ये आपका राइट है ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा राइट लंग, ठीक है, और ये लेफ्ट है तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट लंग, ठीक है, ये लेफ्ट लंग।
कौन सा लंग बड़ा होता है सर हमारे बॉडी में, राइट और लेफ्ट? तो राइट लंग जो है वो क्या होता है आपका, साइज में लार्जर होता है, ये स्मॉलर होता है। कितना स्मॉलर सर? इसके अंदर करीब करीब 200 मिलियन 200 मिलियन एल्वेलाई होता है। तुम समझ रहे हो कितना लार्जर? 200 मिलियन एल्वेलाई, ठीक है। और इसके अंदर ओनली 100 मिलियन एल्वेलाई होगा, ठीक है, 100 मिलियन एल्वेलाई होगा। समझ में आ रहा है? ओनली 100 मिलियन। लेकिन एक क्वेश्चन है जहां कंफ्यूजन होता है लोगों को कि लॉन्गर कौन सा लंग है सर? ये लार्जर है, बट ये इसका साइज अगर बोलोगे ना थोड़ा शॉर्ट होता है और वाइडर होता है, ये लॉन्गर होता है। लार्जर अलग चीज हो गया ओवरऑल डायमेंशन में, जैसे हाथी लार्ज होता है, लेकिन जिराफ जो है वो लंबा है सर। जिराफ क्या है? लंबा है। लॉन्गर पूछ रहा है, लॉन्गर कौन है? हाथी और जिराफ, तो जिराफ लॉन्गर है सर। लार्ज क्या है? तो ओवरऑल डायमेंशन मान लो हाथी बड़ा है, तो लार्जर हाथी है, ठीक है। तो लार्जर इज राइट लंग, यस बात सही है। क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, लॉन्गर कौन सा है? तो लॉन्गर ये है, ठीक है। और ये कैसा है? ठीक है, सॉरी, लॉन्गर कौन सा है? तो ये लार्जर हुआ ना, लेकिन ये लॉन्गर ये होता है। लॉन्गर आपका लेफ्ट लंग इज लॉन्गर, राइट लंग इज, ठीक है, साइज में शॉर्ट एंड वाइडर, बट ओवरऑल डायमेंशन में शॉर्ट है लेकिन वाइडर है, क्योंकि चौड़ा है, क्योंकि तो इसीलिए लार्जर एरिया जो है ये कवर करता है। 200 मिलियन एल्वेलाई इसके पास। ये जो है ये लॉन्गर, ठीक है। ये जो है सर स्मॉलर इन ओवरऑल एरिया, स्मॉलर एरिया कवर करता है, बट लॉन्ग है, साइज में लॉन्ग है, याद रखना। इसके अंदर अगर देखोगे ना तो लेफ्ट लंग जो है ये जो है 2 लोब्स में डिवाइडेड रहता है। अगर ऊपर से देखेंगे इसको तो लेफ्ट लंग को अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ कार्डियक नॉच होता है, ये एक इसमें ऑब्लिक फेसर होता है और ये 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जबकि आपका जो राइट लंग है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 1 2 3। तो इसमें 3 लोब्स होते हैं टोटल। ओवरऑल एरिया में भी बड़ा है ये, इसमें 3 लोब्स होते हैं। इसमें हम अगर देखेंगे तो इसमें 2 लोब्स होता है बस, इसमें 2 लोब्स होता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो गया लंग्स का डिटेलिंग, ठीक है। ये हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें डिटेलिंग्स दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना कि सबसे पहले हम एयर को इनहेल करते हैं, वो नॉस्ट्रिल से होकर नेसल कैविटी में जाता है, नेसल कैविटी से एयर रीचेस द, ठीक है, वो आपका फेरिंग्स, देन फेरिंग्स से होते हुए वो जो है ओपनिंग को क्रॉस करेगा, ठीक है, जो ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के थ्रू, फिर लैरिंग्स, और फिर लैरिंग्स से होते हुए वो एयर जो है कहाँ जाता है आपका, आगे जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, ठीक है, फिर ब्रोंकाई वही जो है। तो लंग्स थ्रू द विंड पाइप, ठीक है, वो वहाँ पे चेस्ट कैविटी में जाता है। चेस्ट में जो हमारा लंग का जो कैविटी है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कैविटी। लंग के अंदर जो स्पेस है जिसके अंदर एयर भरा रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी। और इस पल्मोनरी कैविटी के अंदर कितना हवा भरा रहता है सर? कितना हवा हम लोग के लंग्स के अंदर मैक्सिमम भरा हो सकता है? मैक्सिमम 5 लीटर तक लंग का टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी इज 5 लीटर टू 5.5 लीटर, ठीक है, TLC जिसको बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी इज अराउंड 5 टू 5.5 लीटर, ठीक है। ये हमारा पल्मोनरी टोटल लंग कैपेसिटी होता है। 5 लीटर के आसपास एयर जो है लंग एक्यूमुलेट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो और ये जो पल्मोनरी कैविटी है ये कहाँ पे होता है? ये जो लंग्स के अंदर जो कैविटी है ये मैंने आपको बताया, दिस इज पल्मोनरी कैविटी। हमारा लंग कितना होता है? 2 होता है, राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है। और ये जो है ये किसके अंदर है? रिब्स, रिबकेज, नीचे से डायफ्राम, ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं थोरासिक कैविटी। तो पल्मोनरी कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द थोरासिक कैविटी।
पल्मोनरी कैविटी खुद जिस चीज के अंदर प्रेजेंट है, रिब्स, स्टर्नम, ठीक है, और नीचे से डायफ्राम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, ये जो कैविटी बनाता है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट रहता है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो लंग्स जिस कैविटी में है उसको बोलते हैं थोरासिक कैविटी। तो चेस्ट कैविटी मतलब पल्मोनरी कैविटी, ठीक है, दिस इज सराउंडेड बाय रिब्स एंड स्टर्नम, अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, जो कि नीचे से रहेगा, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी बनाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स। तो हमारे बॉडी में जो हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, इसमें हमारा जो रिब्स होता है, रिब्स और स्टर्नम और नीचे से डायफ्राम, ये जो है इसको हेल्प करता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो, ठीक है। जब हम इनहेल कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये रिब्स और स्टर्नम जो है भीतर, ये जो है ऊपर की तरफ आता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, और डायफ्राम जो है ऐसा फ्लैट हो जाता है, नॉर्मल फ्लैट हो जाता है। और अगर हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारा लंग्स भीतर की तरफ आता है, तो इस टाइम पे रिब्स और स्टर्नम जो है डाउनवर्ड मूव करता है, और रिब और डायफ्राम जो है, डायफ्राम भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ऐसे सॉरी फ्लैट बोल रहा हूँ, डोम शेप हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, डोम शेप पोजीशन में आ जाएगा। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट रिब्स स्टर्नम आउटवर्ड और डायफ्राम जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करता है बोल सकते हैं, या स्ट्रेट हो जाएगा बोल सकते हैं, फ्लैट हो जाएगा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो डायफ्राम का पोजीशन में होता है, ठीक है। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। हम लोग जानते हैं कि लीव्स का जो अपर सरफेस है, ये जो लीव्स का अपर सरफेस है और लीव्स का जो लोअर सरफेस है, वहाँ क्या होता है, स्टोमाटा होता है। और लीव्स के लोअर सरफेस में क्या होता है, ज़्यादा स्टोमाटा होता है, लोअर सरफेस में। मोनोकॉट्स का बात करेंगे तो अपर लोअर दोनों में ही स्टोमाटा इक्वल होता है। डायकॉट्स का बात करेंगे तो लोअर सरफेस में हाई स्टोमाटा होगा, हाई नंबर, हम लोग पढ़ते हैं हाई नंबर ऑफ स्टोमाटा लोअर सरफेस पे होता है। लेकिन मोनोकॉट्स का अगर बात करोगे वहाँ दोनों इक्वल ही होता है, अपर और लोअर साइड में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है। फिर सर ये स्टोमाटा कहाँ पे होता है, तो लीव्स में, स्टेम में भी होता है, यंग स्टेम में भी स्टोमाटा होता है। लीव्स में तो होगा ही, नंबर 1, नंबर 2 इज यंग स्टेम, तो स्टोमाटा दोनों जगह पे होता है। लेकिन सर जब स्टेम मैच्योर हो जाता है, तो स्टेम जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें हमको लेंटी सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है, पोर्स ऑन द स्टेम, ठीक है, लेंटी सेल्स देखने को मिलता है। जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद हमको लेंटी सेल्स इसमें देखने को मिलता है। तो प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, ठीक है। अब प्लांट्स रेस्पायर कब, प्लांट डे नाइट दोनों टाइम पे रेस्पिरेशन करता है, बट फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ मेनली डे टाइम पे करता है, ठीक है। इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस ग्रेटर देन रेस्पिरेशन, तो O2 इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 चाहिए होता है, और इसमें क्या होता है, O2 रिलीज होता है, ठीक है। इसमें O2 चाहिए होता है, तो फोटोसिंथेसिस क्योंकि बहुत ज्यादा होता है डे टाइम में, तो O2 ज्यादा बन ज्यादा रहा है, खर्च कम हो रहा है, तो O2 रिलीज हो जाएगा बाहर, O2 बाहर रिलीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एट नाइट टाइम क्या बोल रहा है, ओनली रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्लांट, तो O2 जो है वो यूज करेगा, CO2 रिलीज करता है प्लांट। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है लाइट के एब्सेंस में। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि लाइट फेज जो है वो दिन में होता है और डार्क फेज जो है रात में होता है, दोनों फेज ही दिन में होता है। मैंने फोटोसिंथेसिस में क्लियर किया हुआ है, वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे भी वीडियो लाऊंगा। तो दोनों ही दिन में होता है, डे फेज, लाइट फेज, वो नाम जो है मिसनोमर है, क्या कंफ्यूजन है वो बाद में क्लियर करूंगा। तो फोटोसिंथेसिस रात को नेग्लिजिबल नहीं होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट O2 यूज तो कर रहा है रेस्पिरेशन में, ठीक है, O2 बना नहीं रहा है, तो CO2 रिलीज करेगा ओवरऑल। इसलिए बोलते हैं प्लांट के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट उस टाइम कोई बेनिफिट नहीं देगा, प्लांट CO2 रिलीज कर रहा है। और बड़ा प्लांट है, बल्कि प्लांट है, तो बायोमास बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लांट जो है स्टोमाटा के थ्रू और लेंटिसेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करता है। यहाँ पे क्या उतना ब्रीदिंग हो रहा है जैसे हम लोग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। यहाँ सिंपल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ सिंपल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है प्लांट के अंदर। प्लांट सिंपल डिफ्यूजन कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं यहाँ पे।
प्लांट का रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है या हमारा हम मूव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा बॉडी का एक्टिविटी ज्यादा है। प्लांट के अंदर प्लांट का रेस्पिरेशन रेट जो है, रेस्पिरेटरी रेट हमारे से कम होता है। रेस्पिरेशन का जो रेट है वो हमारे से कम होता है। क्यों कम होता है सर? प्लांट का ऑक्सीजन डिमांड क्यों कम है? क्योंकि एक तो प्लांट ऑक्सीजन खुद बना लेता है, दूसरा प्लांट में ज्यादातर सेल डेड होते हैं। आपको पता होगा जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, जाइलम का क्या मोस्ट ऑफ द पार्ट डेड है, स्क्लेरेनकाइमा डेड है। तो प्लांट में बहुत ज़्यादा टिश्यू जो होते हैं वो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, वो लिविंग टिश्यू नहीं होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। डेड हो मतलब उनका आत्मा निकल चुका है, मर चुके हैं वो सेल्स, ठीक है। वो सिर्फ सपोर्ट देने के लिए लिग्निफाइड होते हैं, वो सपोर्ट देने का काम होता है। तो जानबूझ के प्लांट कुछ सेलों को डेड सेल बनाता है जो उसको सपोर्ट देगा, ठीक है, और कुछ दूसरे काम में हेल्प करेगा। जैसे जाइलम जो है वाटर का कंडक्शन करने के लिए एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, जाइलम सपोर्ट देता है और एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन जाइलम जो है लिविंग सेल नहीं है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या उसको ऑक्सीजन चाहिए? क्या वो रेस्पिरेशन करता है जाइलम स्क्लेरेनकाइमा? नहीं करता, उसको एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक पे आ जाता हूं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कौन से एनिमल्स में क्या क्या होता है। प्लांट में तो नहीं होता है सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स, ठीक है, जो ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। रेस्पिरेशन तो देखिए सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, मेन रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या ब्रीदिंग ऑर्गन्स जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करने में, CO2 को एक्सहेल करने में हेल्प करते हैं। तो ये किस में होता है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन है? एनिमल्स। प्लांट में तक तो नहीं है, लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं है, ठीक है। वो लोग डायरेक्टली O2 CO2 को एक्सचेंज कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं। इवन क्या सर हर एनिमल में होता है? बिल्कुल नहीं। आपने किंगडम पढ़ा होगा, पोरीफेरा, नीडेरिया, टीनोफोरा, ठीक है, एस्केलमिन, प्लैटियन, इन सब में नहीं था, इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था। इसके बाद से आया, ठीक है, इसके बाद आर्थ्रोपोडा से जाके मेनली स्टार्ट होता है। तो देखिए लंग्स किस में होता है? तो लंग्स सर ह्यूमन में होता है, बर्ड्स में भी होता है, मैमल्स में तो होगा ही, ह्यूमन के साथ साथ डॉग, फ्रॉग्स, ठीक है। तो अदर मैमल्स में होगा ये, ह्यूमन के साथ साथ मैमल्स में लंग्स होता है, ठीक है, डॉग, कैट, ये सब में, ठीक है, लंग्स होगा, बफेलो, एलिफेंट, ये सब में। फिर फ्रॉग में भी होगा, एम्फीबियंस में भी होता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला बात है, ये याद रखेंगे आप। एम्फीबियन को मैं थोड़ा आगे अलग से स्पेसिफाई करूंगा, फ्रॉग का अलग से स्पेसिफाई करूंगा। बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में भी इवन होता है, ठीक है, टर्टल वर्सल, ये सब तो रेप्टाइल्स में ही आ गया, खैर, ठीक है। तो आप उतना डिटेल में ना याद रखें, रेप्टाइल्स याद रख लीजिए, बर्ड्स याद रख लीजिए, मैमल्स याद रख लीजिए, और एम्फीबियंस भी याद रखिए। बट एम्फीबियंस को आगे बताता हूं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स हो गया। गिल्स किस में होता है सर? फिशेस में होता है। अब देखिए क्योंकि एम्फीबियन फिर से आ गया, एम्फीबियन फिर से आ गया, तो एम्फीबियंस में आपका अगर हम बात करें, एम्फीबियंस में अगर हम आपका बात करें तो एम्फीबिया जो है, फ्रॉग जो है, वो तीनों ही कर सकता है। एक तो लंग्स भी होता है उसके पास, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में उसमें गिल्स भी है, ठीक है, गिल्स भी हो सकता है, और वो स्किन के थ्रू भी कर सकता है, स्किन के थ्रू भी कर सकता है। तीनों टाइप का रेस्पिरेशन कर सकता है वो, तीनों टाइप का रेस्पिरेशन वो कर सकता है, ठीक है। स्किन में भी लिखा हुआ है, स्किन में भी लिखा है अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। और फ्रॉग इसमें भी आ गया, पार्शियली इसमें भी करता है, ठीक है। एम्फीबियंस लार्वल स्टेज में जब था तो वो गिल्स के थ्रू करता था, ये याद रख लीजिए आप। फिश याद रख लीजिए, क्रैब्स, ऑक्टोपस याद रख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, गिल्स में। स्किन में अर्थवॉर्म और फ्रॉग, लीचेस भी आएगा। ट्रैकिया इंसेक्ट्स में होता है, ये बिल्कुल याद रख लीजिए आप, इंसेक्ट्स में। बुक लंग्स स्पाइडर में होता है, स्कॉर्पियन में होता है। एयर सैक बर्ड्स में होता है। ये क्या है? ये लंग्स के साथ साथ बर्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल एयर सैक कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे 9 पेयर ऑफ एयर सैक ऐसे, क्योंकि इन लोगों को बहुत हाई एल्टीट्यूड में उड़ना रहता है बर्ड्स को, फिर नीचे आना रहता है, कंटिन्यूअस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो रहा होता है, ठीक है, बहुत जल्दी ये लोग शिफ्ट करता है हाई एल्टीट्यूड में, लोअर एल्टीट्यूड में। तो
इन लोगों को एयर सैक चाहिए होता है जो इसको एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए। तो लंग्स के साथ साथ एयर सैक किस में होता है पूछे, ठीक है, एयर सैक किस में देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे बर्ड्स में। बर्ड्स में हमको एयर सैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्फीबियन का, तो मैंने बताया दिया तीनों, ठीक है। तीनों ही हो सकता है आपका लार्वल स्टेज, क्योंकि एम्फीबिया क्या है, एम्फीबिया जो टैडपोल उसमें डेवलप करता है, आप जानते होंगे, जो कि आपका फिशेस की तरह दिखता है। टैडपोल जो कि वाटर में डेवलप करता है। एम्फीबिया का मतलब क्या है, एम्फीबिया अपना लाइफ साइकिल का स्टार्टिंग पार्ट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा डेवलप होता है वो वाटर में डेवलप होता है, और उसका जो मेन एडल्ट है वो लैंड पे रहता है, ठीक है। तो वो अपना लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट वो वाटर पे डिपेंडेंट है। तो जब वाटर में होगा तब वो क्या करेगा, कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, तो वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करेगा सर, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा फिश के तरह। और जब लैंड पे है तो एनिमल की मैमल्स की तरह लंग्स के थ्रू करेगा, ठीक है। और वो स्किन के थ्रू भी कर सकता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आप घर में देखना है, एरोबिक एनारोबिक में रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ठीक है। और कुछ और भी क्वेश्चंस है, ये आप घर में देखिए। कुछ क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में मैं लाऊंगा, कुछ टॉपिक्स उसमें और भी डिस्कस करूंगा। ओवरऑल ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। हर एक चैप्टर का वीडियो जो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा कंटिन्यूअसली। अब इस चैनल पे वीडियोस आएंगे और ये वीडियो जो होंगी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्ट बताया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक मैंने 4-5 बार पढ़ के रटाफिकेशन के थ्रू आपको बता दिया। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, क्योंकि मैं क्लास 11, 12 और नीट के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी ही मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो जो है आपको चैनल पे मिलता रहेगा। क्लास 9th के भी वीडियो आएंगे। आपके जो जूनियर्स हैं और आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उसको आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग होने पे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इस वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा कंटिन्यूसली। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।